आइए अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं और हमारा जश्न अदब का दूसरा दिन और दूसरे दिन में जहां बहुत सारे खूबसूरत सेशन हो रहे हैं उसमें एक बड़ा ही दिलचस्प सेशन है चांद पे चाय। ये किताब इस पर डिस्कशन है और इसके लिए हमारे दरमियान खुद इस किताब के मुसन्निफ जनाब राजेश तेलंग साहब तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। साथ ही जनाब डॉक्टर खालिद जावेद साहब और जनाब रंजन निगम साहब से दरख्वास्त तो हाजरीन अब ये सिलसिला शुरू हुआ चाहता है चांद पे चाय, जैसा कि उन्वान से ही बड़ा उन्वान ही दिलचस्प है। तो आइए बिला किसी ताखीर के मैं अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए जश्न अदब की जानिब से, जश्न अदब की पूरी टीम की जानिब से कि जश्न अदब 11वें साल में है और हर साल साहित्य उत्सव मनाता रहा है। तो आइए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और जनाब भाई रंजन निगम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस सेशन को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ दो अजीम शान अदीब हैं और दोनों का ताल्लुक अभिनय से भी है। एक हैं जो खुद अभिनेता हैं और एक जिन्होंने बड़े बड़े अभिनेताओं के ऊपर बहुत सारा उनका बड़ा निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशन है। खालिद जावेद साहब प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में और उनकी एक बड़ी शनाख्त ये है जो कि एक अलामत है कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में उनकी लिखी गई कहानी को बच्चों को वहां पढ़ाया जाता है। तो आप अंदाजा लगा लें हमारे साथ जो और जो इनकी जो राइटिंग है, ये जो इनकी जो अफसाना निगारी है, उसके ताल्लुक से भी मैं बताऊं आपको कि उनके अफसानों में किरदारों की परछाइयों तक को वो जगह देते हैं। तो ये उनकी बारीकी है अपने लेखन की और इतना उनका बड़ा तजर्बा, उनकी लिखी किताबों का तर्जुमानी जो है वो अंग्रेजी से लेके जर्मन फ्रेंच तक भाषाओं में उनकी तर्जुमानी हो चुकी है। एक बात कि जो मैं कहता हूँ अक्सर कि उनके चेहरे पर एक बड़ी संजीदा सख्ती मिलती है और जब वो मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि अब पिघल चुका है। तो प्रोफेसर खालिद जावेद साहब के लिए एक बार आप इस्तकबाल करें। अब जो हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं जिनकी किताब चांद पे चाय के बारे में हम लोगों को बात करनी है, उनका मैं एक खत आया है चांद का खत उनके नाम से, उसको पढ़कर मैं सुना रहा हूँ। बड़ा आप ध्यान से सुने, ऐसी मेरी गुजारिश है। इसी खत में उनकी जो परिचय है वो भी इसमें पोशीदा है। तो चांद ने कहा है कि अजीजम राजेश, बीकानेरी मिट्टी के रंग तुम्हारी रूह में शुमार हैं, जिनमें तुमने इंसानी खतरों को बड़ी खामोशी से संभाला है। तुम कभी भी जल्दबाजी के शिकार नहीं हो, जानता हूं। तमन्नाओं की बेलगाम गाड़ी पर सवार नहीं हो, जानता हूं। सादगी का घर तुम्हारा दिल है। तुम संवेदना से सराबोर, शर्मीले, सादा दिल, मगर एक बेहतरीन, ताकतवर और सच्चे अदाकार हो, जिसके पास अभिव्यक्ति की हर एक तूलिका है और अभिनय के सब रंग हैं। एक मन जो दर्पण सा शफाफ है, एक जहन जो आला भी है और निराला भी, एक रूह है सूफी, एक चेहरा है जो जितना सादा है उतना ही गहरा भी। ये चांद आपके बारे में कह रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि जब उन्होंने चांद पे चाय को पढ़ा तो उनको लगा कि शायर का शायरी में उतर आना सिर्फ गैर मामूली नहीं बल्कि एक ईमानदार तख्लीकी सलाहियत की शनाख्त भी है। एक के बाद एक शाहकार और हर कविता का अपना रंग, जो अभी हम पढ़ने वाले ये बात करने वाले में पढ़ेंगे राजेश साहब। एक के बाद एक शाहकार और हर कविता का अपना रंग, अपना किरदार, अपना लहजा, अपनी महक और अपना असर। इसमें तो मुझे सिनेमा दिखना शुरू हो गया राजेश। समझ नहीं आ रहा कि ये रचनाएं कहानी है या किस्सा।
या पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है? लग रहा है कि ये कहानियां महज कविताएं नहीं बल्कि मानो किसी मरासिम की डाल पर लगे जज्बात के पत्ते हैं, कभी हरे भरे, कभी रूखे सूखे, कभी नर्म सख्त, कभी टूटते बिखरते। एक सफा है, मालिक है एक दीवानी सी नज्म का जिसका उन्वान है लॉन्ग ड्राइव। यहाँ तो तुमने गजब की कारीगरी करी है राजेश, गोया नक्काशी है लफ्जों की सफेद कागज। कहते हो जाते हुए सारी खुशबू अपनी फिर से बालों में क्लिप कर लेना, मेरी कार की सीट से बैग के साथ अपना ख्याल भी उठा के ले जाना। बेमिसाल बेमिसाल। एक जगह तुमने लिखा है कि जब मेरा पांव घड़ी पर पड़ गया उसकी सुइयां कांटे से चुभ गई। कमाल कर दिया राजेश, तुम्हारी हर कविता अपने रंग की अनोखी और अनूठी कविता। चुनाचे चांद पे चाय एक आवारा रास्ते का सफर है, हर बंजारे मन को इसको पढ़ना चाहिए, ऐसी मेरी गुजारिश है। सीधे दिलो जहन में उतरने का मादा रखने वाली कविताओं में सादगी भी है और अनूठेपन भी। और वो एक बात और आखिरी में फरमा रहे हैं कि और हाँ, अपनी किताब को मेरे साथ चाय पिलवाने के लिए शुक्रिया, मैं मुंतजिर हूँ कि तुम यहाँ आओ और हम साथ में चाय। मैं अब प्रोफेसर खालिद जावेद साहब के हुजूर चलता हूँ और वो बड़ा सादा सा सवाल है कि एक अभिनेता का ये रूपांतरण कि वो अदीब हो जाता है, इसका आप क्या, और आपने किताब भी पढ़ी है तो आपका क्या मैं आपके सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं अपनी बेहद और बेपाया मसरत का इजहार करना चाहता हूँ इस मंच पे बैठ के, और आप सारे लोगों से बहुत दिनों बाद एक इतनी अच्छी शायरी मेरे सामने आपको कि इतना गहरा शायर आपके अंदर छुपा हुआ है कि इसकी तारीफ की भी कभी कभी लगता है कि मैं अल्फाज तो बहुत मुझे झूठी चीज़ भी होती है, तो बहुत ज़्यादा अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि हमारे पास शब्द के सिवा कुछ होता भी नहीं। आपने अभी जो मुझसे पूछा तो मुझे याद आता है कि दिलीप कुमार साहब से एक बार किसी ने पूछा था कि अच्छे अभिनेता बनने का राज क्या है, तो बड़े कंडेंस वे में वो एक बात कहते हुए निकल गया कि आदमी को शायर भी होना चाहिए। क्या बात है। तो अब वो बात थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम मेथड एक्टिंग की बात करें, ख़ास तौर से अगर हम जब मेथड एक्टिंग की बात करें, अगर हम वैसे एक्टिंग की बात करते हैं जो कि इमिटेटिव एक्टिंग है वो नहीं, लेकिन अगर हम मेथड एक्टिंग की बात करें जिसमें दिलीप कुमार तो हैं ही, लेकिन मार्लन ब्रांडो भी हैं, एल पैकिनो भी हैं, हॉफमैन डस्टिन भी हैं, और ये जो स्टालिन वेस्की का पूरी जो 1928 में जो उसकी किताब आई क्रिएटिंग ए रोल, तो उसके बाद तो वो बहुत से लोग ये समझते हैं कि मेथड एक्टिंग का मतलब है कोई स्टाइल, लेकिन दरअसल वो स्टाइल नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो वो तो ये है कि जब कोई रोल आपको मिला है तो उस रोल की जो डिमांड है उस वक्त, जो जहनी कैफियत हैं हमारी, जो मेंटल स्टेट है, वो आप उसी मेंटल स्टेट में पहुंचने की कोशिश कीजिए कि कभी ना कभी वो एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ होगा, दुख का, सुख का, बचपन का। तो वो जो सबकॉन्शियस के ज़रिए आप निकाल कर आते हैं, मतलब तमाम चीज़ों को, शायर भी वही काम करता है, और वो काम आसान नहीं है। वो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी शायरी का मतलब ये है कि दलदल के अंदर चप्पू चलाना। आप दलदल में चप्पू चला रहे हैं, कोई नदी नहीं है आपके पास, कोई दरिया नहीं है आपके पास, दलदल है, स्याह गाड़ी कीचड़, और उसमें आपको चप्पू चला के अपना रास्ता निकालना है। तो ये जब तक कि सबकॉन्शियस से ना हो तो ये, और फिर दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ भारतीय जो हमारी परंपरा है उसमें तो एक कितने साल पहले, मतलब 1000 साल पहले जो है वो एक किताब लिखी गई, नाट्यशास्त्र, भरत मुनि ने लिखी, और उन्होंने तो वहाँ पे रक़्स, मौसीकी और कवि, नृत्य और अभिनेता सबको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर देखा है। वो सब का सब एक सालमियत के अंदर उसको देखा है, अलग अलग नहीं किया है। तो मुझे तो ये लगता है कि जो इनके अभिनय की जितने भी गुण हैं वो इनके शायर होने के गुण में छुपे हुए हैं। ये शायरी होंगे बुनियादी तौर पे, ये शायरी होंगे बुनियादी तौर पे, जब ये पैदा हुए होंगे, चूँकि वो तो गिफ्ट होता है ना गॉड का, तो वो अभिनय भी इनका वही, उसके बिना हो नहीं सकता। मतलब जब तक कि आप अंदर से शायर नहीं है तब तक आप,
और मैंने जो कुछ आपकी फिल्में या कुछ उसके सीन मैंने देखे हैं, तो उसमें मैं उनको देख के तो बिला खौफ तरदीद ये बात कह सकता हूँ कि उसमें भी मुझे अंदर अंदर एक शायर की सुलगती हुई दुनिया मिली, चाहे भले ही आप अभिनय कर रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह कमाल। तो मैं आपसे एक सवाल ये है कि ये जो कविता है एक अभिनेता के पास, या अगर अभिनेता न भी हो तो ज़ाती तौर पे आपके पास किन रास्तों से ये आती है? मैं एक खालिद सर अभी एक खालिद सर अभी दिलीप कुमार साहब की बात कर रहे थे, तो मैंने इसमें एक कोट किताब के शुरुआत में रखा है मार्लिन ब्रांडो साहब का ही। हाँ, वही तो और लगभग वही बात वो कहते हैं कि एन एक्टर इज एट मोस्ट अ पोएट एंड एटलीस्ट एन एंटरटेनर। क्योंकि क्या बात। अभिनेता जब अपने चरम को प्राप्त होता है तो एक उसमें कवि जैसी ताकत और खूबसूरती आ पाती है, अदरवाइज तो मतलब हम मनोरंजन कर लेते हैं, कोई भी कर लेता है बिल्कुल। तो शायद तो उससे मैं मतलब आपकी बात से पूरी तरह से मुझे लगा कि एक अभिनेता के तौर पे, बहरहाल आपने जो सवाल पूछा है वो मेरा एक्चुअली में कविताएं आप समझे तो शायद ये डायरी है मेरी। मैंने बचपन में डायरी लिखना शुरू कर दिया था, मतलब 15 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक मैंने डायरी लिखी। शायद वो उम्र होती है जब आप कुछ मतलब आपका चरित्र बनता है या व्यक्तित्व बनता है, वो 15 से 25 साल। और मैं क्योंकि बड़ा एक ऑकवर्ड सा, शर्मीला सा, दुनिया बाकी बच्चों की भीड़ में पिटने वाला बच्चा हुआ करता था, तो अकेलेपन में रहता था, तो उसमें डायरी लिखना शुरू किया, तो खुद को खुद से ही एक्सप्रेस कर पाया हमेशा। शायद खुद को अपने आप से बयान करने की कोशिश रही होगी, और उसी में लिखते लिखते एक पहला इश्क हो गया कोई 17 साल की उम्र में। तो ये एक कोई सवाल वो डायरी से कविता मतलब वो उसमें जो खाली नाराज़गियाँ लिखी जा रही थी या खुशियाँ लिखी जा रही थी, उसमें कुछ एक मतलब कुछ बिंब और छवियाँ भी आ गई शायद जी किसी के जीवन में आने से, लेकिन वो तो हम सबके साथ ही होता है, तो वैसे ही होता रहा। और मैंने इतने सालों से लिखता रहा, कभी छपने के लिए मैंने एक बार भी कभी नहीं भेजी कविता, मेरी एक कविता भी कभी नहीं छपी होगी कहीं पे, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि कविता छपने के लिए लिख रहा हूँ मैं। कुछ दोस्तों से शेयर करता था या जिनके लिए लिखी हैं उनसे शेयर करता था, और तू पढ़ ले तो मुकम्मल हो जाएगी, मैंने एक लिखा भी था। तो फिर लोगों ने कहा कि यार अच्छी है, तुम कुछ शेयर, तो सोशल मीडिया में शेयर करना शुरू कर दिया मैंने कुछ कविताओं को, और तो थोड़े रिएक्शंस से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद ठीक रास्ते में हूँ, शुरुआत ठीक है। और फिर मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, उस पर मैं चांद पे चाय करके एक 11 एपिसोड बनाए हैं, उसमें से 4-5 ही मैंने हैं अपने, और बाकी और कुछ कवियों को लेके, बट वो प्रेम कविताएं हैं। तो इस तरह से सफ़र रहा, और फिर ये एक मौका बना, फिर ये आप बीती जग बीती बनती चली गई। एक सवाल हमारे एक दोस्त का है कि वो पहले ही उन्होंने, पता नहीं आपने तो पहले इश्क का जिक्र भी कर दिया, वो जानना चाहते हैं कि कितने इश्क आपने किए। इश्क की गिनती थोड़ी होती है। अच्छा ठीक है। जावेद साहब, छोटा हो जाएगा। कविताएं राजेश साहब की आपके नज़दीक ये तसव्वुर की बातें हैं या कोई हकीकत के मसाइल के बारे में? तो जाहिर है कि बात करने ही के लिए आया हूँ यहाँ। और मैं देखिए, जो भी शायर अपनी कविताओं के बारे में कहे, कोई लेखक अपनी रचना के बारे में कहे, उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद कभी नहीं करना चाहिए। ये एक रूल है, उस पर आप कभी ज़्यादा विश्वास ना करें कि वो मतलब क्या है, क्योंकि वो भी कभी कभी जानता नहीं है अपनी रचना के बारे में, क्योंकि रचना हमेशा रचनाकार से थोड़ी बड़ी हो जाती है। जिस तरह ये है, वो थोड़ी सी उससे तो बड़ी होती है। तो आपने कहा, हम लोगों ने सुना, लेकिन जो टेक्स्ट बोल रहा है, जो कविताएं बोल रही हैं, जो उसके शब्द बोल रहे हैं, जो उसके फार्म बोल रहे हैं, मैंने इनको, जाहिर है कि मैंने भी इनको मोहब्बत की नज़मों की तरह पढ़ा, मैंने इनको प्रेम कविताओं की तरह ही पढ़ा, और उसी तरह पढ़ा भी जाना चाहिए, और वो हैं भी। लेकिन ये आम सी प्रेम कविताएं नहीं हैं। ये प्रेम को अस्तित्ववादी लेवल के ऊपर कहीं, एग्जिस्टेंशियल लेवल के ऊपर कहीं, उसके छुपे हुए जो डायमेंशंस हैं उनमें कहीं शामिल होने वाली कविताएं हैं।
अब मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ को हम जान सकते हैं। ये जो प्रेम है, जो ये मोहब्बत है, ये अपने आप में रहस्य है एक। तो ये मिस्ट्री है, रहस्य कह लीजिए आप इसे हिंदी में, तो इसको जाना नहीं जा सकता। इसमें नोअर और नोन का रिश्ता नहीं होता है, क्योंकि उसमें दूरी होती है कि मैं इस गिलास को तो जान सकता हूँ, इस पानी की बोतल को जान सकता हूँ, क्योंकि इसमें और मुझ में एक दूरी है, नोअर और नोन के बीच का जो डिस्टेंस है। लेकिन जब कोई रहस्य होता है तो रहस्य को आप जान नहीं सकते, उस भेद को आपको अपनाना पड़ता है। तो इन्होंने प्रेम को जिया है, क्या बात। अस्तिवादी लेवल के ऊपर इन्होंने इस प्रेम को जिया है। एक तो मुझे कहीं ये, जिससे कि एक तरह का इनकी कविताओं में मेटाफिजिकल एलिमेंट भी पैदा हो जाता है, यानी ये सिर्फ प्रेम कविताएं नहीं रहती, बल्कि ये मेटाफिजिकल और मिस्टिक जो होती हैं हमारी कविताएं, उनमें भी बदल जाती हैं। इसीलिए शायद इसमें इतनी तासीर है, इतनी आसान ज़बान में और इतनी सादा सी बातें हैं, लेकिन सादा सी बातों के अंदर चोट ज़्यादा होती है साहब। सादा सी बात, मैंने कहीं एक बार लिखा था कि हर कविता, अगर वो सच्ची कविता है, तो वो एक गहरे ज़ख्म की तरह होती है, जो कहीं शायर के भीतर होता है और उसका मुंह अंदर की तरफ होता है, उस जख्म का मुंह बाहर की तरफ नहीं होता। क्या बात। तो ये जो अंदर की तरफ के जख्म हैं, इनके पीछे पीछे कितना चलेंगे आप, क्योंकि ये खून की लकीर भी नहीं छोड़ते कोई, कि जिनके साथ साथ आप उस जख्म का सुराग निकालने के लिए जाएं, जैसे किसी नदी का स्रोत देखने के लिए आप जाएं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बड़ी अद्भुत कविता हैं। और एक बात यही मुझे ये भी याद आती है कि, लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि कुछ कविताएं जो कि मुझे पसंद आई, तो मैं आप पढ़ना थोड़ी सी पढ़ दूँ, मैं उसके please, बाद please. मैं कुछ बात करूँ। जरूर मेरी वाली किताब है ना ये? जी, आपकी वाली किताब है ये। मैंने निशान भी लगाए थे। जो बात मैं कह रहा हूँ वो देखिए कि लॉन्ग ड्राइव तो आपने खुद ही सुना दी, जी। लेकिन मैं उसके बाद की जो कविता है बेटिकट, अब उन्वान ही बड़ा, मतलब ये उन्वान ही हमें बिल्कुल निहत्ता कर देता है। बेटिकट हम जैसे ही कहते हैं तो हम आर्मलेस हो जाते हैं, और संसार में भी शायद हम बेटिकट ही आए हैं, इसीलिए इतने अकेले हैं। क्या बात। तो ज़िंदगी के सफ़र में सामने वाली खिड़की पर बैठी मिली थी वो, ज़िंदगी के सफ़र में सामने वाली खिड़की पर बैठी मिली थी वो, उसके उड़ते बालों से वक्त की रफ्तार का अंदाज़ा हो रहा था। वो मंज़र मेरी आंखों में अब भी ठहरा हुआ है, वो मंज़र मेरी आंखों में अब भी ठहरा हुआ है। आज भी यादों के सिग्नल जब भी डाउन होते हैं, बेटिकट गुजरी बातें, बेटिकट गुजरी बातें हम सफ़र बनकर आ बैठती हैं, ज़रा खिसकिए कहकर कुछ जगह बना लेती। जब मैं, मतलब क्या इसके बारे में कहा जाए कि ये किस तरह की कविताएं हैं ये, और कैसा क्यों नहीं इनके अंदर ये वो कविता है जो कि कल हम उद्दीन वाजपेयी जी के साथ बात कर रहे थे कि ये ज्ञान से नहीं आती। ज्ञान बड़ी छोटी चीज़ है। नोअर टू नोन का जो रिश्ता है ना, जो मैंने बताया, ये जानने वाला रिश्ता नहीं है, ये हो जाने वाला रिश्ता है। ये टू नो वाला रिश्ता नहीं है, टू बिकम हो जाने वाला रिश्ता है। प्यार में आपको प्यार जैसा ही हो जाना पड़ता है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का, या ये कहना चाहिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच का कोई रिश्ता नहीं है। आगे देखिए कि पहली तारीख, ये इनकी नज़्म का उन्वान है, पहली तारीख। उसके बालों की तारीफ बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए उसके बदन के खुशबू की तारीफ। वो एक इंसान है, वो एक इंसान है, उसे नई कंघी भी लेनी है, उसे साबुन भी लेना है और मलना है इत्र भी। पसीना उसको आता है, बसों में जब वो धक्के खाती है, बाल उलझ से जाते हैं। जब वो काम से आती है, उसकी मेहनत में, उसकी उलझन में, उसकी तनख्वाह में उसकी तारीफ छुपी है। उसकी मेहनत में, उसकी उलझन में, उसकी तनख्वाह में उसकी तारीफ छुपी है। पहली तारीख को वो कितनी सुंदर लगती है। वाह 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 वाह। ये कोई बहुत साधारण सा, मैं बार बार आपको कहूँ कि ये कोई साधारण सा शेरी मजमुआ नहीं है, ये कोई आम सी होने वाली शायरी नहीं है, चूँकि शायरी एक इंडस्ट्री बन गई है। मतलब आप उसको देख सकते हैं कि वो उग रही है जगह जगह, कहना चाहिए कि कुकर मुत्तों की तरह। इसमें अलग एक पहचान जिसको कहते हैं वो बनाने पे इसरार करती है। अब आप देखिए कि एक चीज़ और मैं यहाँ बताऊँ कि इसमें आपका जो ये
जितनी भी कविताएं हैं ये प्रेम कविताएं, तो आम तौर से जो हमारी प्रेम कविताएं होती हैं उनमें एक ये ट्रेडिशन रहा है हिंदी में भी और उर्दू में भी कि जो आपकी प्रेमिका होती है या जो आपका बिलविड है तो उसकी सुंदरता की बड़ी तारीफ होती है। ये शारीरिक सुंदरता की बात करूँ, बड़ी तारीफ होती है आँखों की, नाक की, और ये है कि हमारी क्लासिकल उर्दू शायरी में तो तारीफ़ ही तारीफ़ है महबूब की। आप इन कविताओं को देखिए तो उसके अंदर सुंदरता का उस तरह से जिक्र नहीं, मुझे नहीं देखा कि मतलब सुंदरता नहीं है उस तरह से। आप कहीं कोई हुलिया देख के बता नहीं पाओगे कि जहाँ पे वलपचुअसनेस हो या जहाँ आपको लगे कि शरीर की तरफ कोई ठोस इशारा है। बजाय इसके आप देखिए कि जब ये याद करते हैं उसको, जो भी प्रेमिका है, या जब उस शख्स को याद करते हैं तो गीली सूखती हुई चुनरी के जरिए याद करते हैं। मैं वो बाद में पढ़ूंगा, मेरे पास ये लेकिन मुझे याद रह गया है। तो गीली सीखती हुई चुनरी है, दरवाजे के हैंडल पे उसकी उंगलियों के निशान है, कुर्सी के हत्थों के ऊपर उसकी कोहनियों के निशान है। देखिए ये सयाल चीज़ें हैं, ये ठोस नहीं है, ये बहुत सटिल हैं। ये जैसे साए और परछाइयों में इन्होंने अपना प्रेम ढूंढा है, जहाँ प्रेम जो है शरीर की सीमा पार कर लेता है और एक आध्यात्मिक जो स्तर है उसको पा लेता है। आप सपने और कहना चाहिए कि इल्यूजन, हेलुसिनेशंस, परछाइयाँ सब एक हो गए हैं इनकी शायरी में कहीं पे। मतलब अगर इनकी शायरी की मोहब्बत की वास्तविकता को ढूंढना हो तो आपको सपनों में भी जाना होगा और जो धोखे होते हैं उनमें भी जाना होगा। टेक्स्ट जो है वो इतना पावरफुल है कि मुझे वो इन्हीं मीनिंग की तरफ लेके बार बार जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इसी से इनकी शायरी में कहीं पर एक बिल्कुल ठोस सतह से ऊपर उठने का भी एक इम्कान पैदा होता है, जो कि बड़ी शायरी की पहली पहचान है। बड़ी शायरी की पहचान बिल्कुल सामने की नहीं है, वो ऐसी नहीं कि आप पढ़ के और उसे भूल जाएं, बल्कि वो बहुत देर तक आपके साथ चलती है। ये जो कविता है इनकी, वो जब हम इसको पढ़ लेते हैं तो ख़त्म करने के बाद भी जो खाली जगह होती है, मतलब जो ये एक कविता के बाद जो सादा कागज़ छोड़ते हैं, ये सादा पन्ना, वो कविता उसमें भी चल रही होती है अपने ना दिखाई देने वाले शब्दों के साथ। कमाल कमाल। एक मेरा ख्याल है आप कुछ पूछना चाहते हैं? साहब का कहने का मतलब ये है कि खुशबू वहाँ पर उनके जाने के बाद भी महसूस रहे। जी, तो जावेद साहब बहुत आपको सब एक एक जुमला आपका कमाल। मेरा एक बार बार का ऑब्जर्वेशन ये रहा इसमें कि ये चाय क्या काम कर रही है यहाँ पे? नहीं, चांद क्या काम कर रहा है? नहीं, चांद में चांद का सवाल इधर है। मुझे ये जो रंजन भाई का चांद है उसने तो बड़ा तारीफ कर दी मेरी, बड़ा काश मेरा चांद भी करता। नहीं, अगर वो कर देता तो फिर ये किताब नहीं आ पाती। तो ये किताब ना हो। तो प्रोफेसर साहब, ये क्या ये कहीं पे नज़र आती है आपको वो चाय का जो? चाय तो अभी पीकर आया हूँ, चांद पे नहीं। ये क्या राब्ता है? लेकिन मामला ये है कि देखिए, मैं जब तक दूसरे टेक्स्ट मेरे पास ना हो, मैं मतलब किसी चीज़ को आइसोलेशन में देखना, कोई भी चीज़ जो आइसोलेशन में है, हम एक हिस्टोरिकल सेंस के साथ पैदा होते हैं। तो आपका जो टेक्स्ट है मैं उसको बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकता जी। तो मैं जो एक पूरी रिवायत है हमारी शायरी की या हमारे साहित्य की, मैं उसके साथ ही कहीं रख के पढ़ूंगा और तभी मैं ये देखूंगा कि इसका जो स्थान है वो उसमें कितना अनोखा, कितना अछूता है। तो मुझे जाहिर है कि ये जो हम लोग ज़्यादातर जो रॉ होती है हमारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो उसमें एक लॉ ऑफ एसोसिएशन चलता रहता है, तो उसके बगैर हम बात नहीं कर सकते, हम हिस्टोरिकल साइंस के बिना बात नहीं कर सकते। तो मैंने तो चांद को कुछ और तरह से देखा है सर। मैंने तो आपके यहाँ जो चांद है वो आपकी महबूबा होगी, वो मेरी महबूबा भी हो सकती है कभी, नहीं कहना मतलब चांद तो सभी की महबूबाएं होती हैं, क्योंकि वो तो एकदम बन गया है क्लेश, वो चांद ही बन गया है। वो तो मरने के बाद तो सितारा बन जाती है, लेकिन जब तक जिंदा होती है, हाँ वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो आपका टेक्स्ट है, जैसे मैंने कहा कि वो टेक्स्ट बढ़ जाता है, उससे उसकी जो हाइट हो जाती है, वो फिर अब सार्थ ने कहा था ना कि आप एक किताब लिखने के बाद अब आपको कोई मतलब नहीं है, वो किताब आपसे आज़ाद हो गई, अब किताब की अपनी ज़िंदगी है।
अब आप तो इसको आप देखिए कि मैं इसको जिस तरह परसीव कर रहा हूँ, दूसरे किस तरह परसीव कर रहे हैं, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, वो इसको किस तरह देखेंगे, उनके हवास पे यानी उनके इदराक पे, उनके नर्वस सिस्टम पे कह लीजिए, उनके परसेप्शन सिस्टम पे ये किताब किस तरह असर डालेगी, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। अब यही मैं बार बार कह रहा था, क्योंकि वरना फिर हमारी बात बहुत ही लिमिटेड हो जाएगी। तो जब चाँद की बात होती है साहब, तो मुझे सबसे पहले तो कैब भोपाली का लिखा हुआ गीत याद आता है, पाकीज़ा का, कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। चांद के पार चलो। इतना एंटरटेनमेंट वाला गाना नहीं है जितना कि समझा गया है। वो गाने तो एंटरटेनिंग हो जाते हैं, लेकिन क्या मसला है कि चांद के पार जाना है, तो चांद के पार जाने की मीनिंग क्या है। फिर मुझे इब्न ईशा याद आते हैं, जिनकी पूरी शायरी जो है वो चांद के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ तक के जो उनका पहला कलेक्शन आया था, रिजवान साहब बैठे हैं, वो तो चांद नगर का जोगी के नाम से आया था, और कल चौधरी का चांद था, शब्बर रहा चर्चा तेरा। चांद तो हमारी शायरी में इतनी बार आया है ना, इतनी बार आया है कि यहाँ बहुत अनोखे ढंग से आया है, और वो मैं बताऊँगा कि किस तरह आया है। फिर मुझको अगर काम्यू का ड्रामा आपने पढ़ा हो, कैलीगुला, जो बहुत खेला भी जाता है, तो वो बार बार कैलीगुला यही कहता है, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। और देवदास में उसके चेहरे को देख के देवदास ये कहता है कि चांद के चेहरे पे भी दाग है, लो तुम्हारे चेहरे पर भी एक दाग बना दूँ। आहा। अब चूँकि यहाँ फिल्म भी है और अभिनय भी है और अभिनेता भी है और शायरी भी है। और हरिशंकर पारसाई ने तो एक बहुत उम्दा सटायर लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन ऑन द मून। चांद तो तरह तरह से। आखिर में बात करूंगा लोरका की। लोरका हमारे स्पेनिश कवि जिनको कि मार दिया गया है ना, तो लोरका का एक बहुत मशहूर ड्रामा है ब्लड वेडिंग। ब्लड वेडिंग में चांद जो है वो मृत्यु का मददगार है, चांद मृत्यु का मददगार है। अच्छा। तो मुझे कहीं ये लगता है कि चांद पे जाने का जो मतलब है वो इस जीवन के बाद अपने प्यार को खींच के उस दुनिया तक ले जाना। क्या बात। ये एक तरह की इटर्निटी, ये अबदियत है, अबदियत है ये पूरी की पूरी, कि कैसे मतलब आमरणशील करना है हमें अपने प्यार को, मतलब इसी जीवन तक है या हम इस जीवन के बाद भी इसको कहीं ले जाना है। और यहीं मुझे लगता है कि मृत्यु और प्यार में एक बहुत गहरा रिश्ता जो है वो होता है, जो कि रिल्के ने अपनी सारी, बहुत ही मशहूर जर्मन पोइट थे रिल्के, और उन्होंने सारी कविताएं जो हैं वो मोहब्बत और प्रेम के रिश्ते को लिखा। जिस तरह मोहब्बत में मृत्यु शामिल है और मृत्यु में मोहब्बत शामिल है, तो चांद तक जाने का मतलब ये है, चांद पे चाय पीने का मतलब ये है कि शायद वो उसको लामहदूद कर देना, अपने प्रेम को अनंत की हदों तक ले जाना, और इस तरह इस दुनिया से, इस संसार से अपने प्रेम को मावरा कर देना, उससे परे कर देना, उससे ट्रांसेंडेंटल हो जाना। तो मुझे तो ये लगता है कि जो चांद इनके आया है, अगर ये इस एंगल से नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने उसका उन्वान बनाया है, और ये उन्वान बिल्कुल भी रोमांटिक लगते हुए भी रोमांटिक नहीं है, क्योंकि ये देश और काल जो है हमारा, उस देश काल की जो जंजीरें हैं, जो उसके सांचे हैं, उससे पार कहीं ले जाना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है तो प्रेम कविताओं का, लेकिन इसकी एक मिस्टिक और मेटाफिजिकल हाइट्स भी है इनकी। अगर वो हाइट ना होती और ये सिर्फ प्रेम कविताएं होती, तो इस किताब के ऊपर आज हम यहाँ बैठे हुए मेरा ख्याल है इस तरह से चर्चा नहीं कर रहे होते। क्या बात है, वाह। यहाँ पे ये सब जितने भी हमारे सुनने वाले, देखने वाले हैं, एक सवाल ये भी है कि आपकी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लिखने वाले भी हैं, तो ये इसकी प्रोसेस क्या रही, ये पहली कविता, आखिरी कविता, ये क्या, कैसे चांद की चाय, कैसे मतलब यात्रा इस किताब की प्रोसेस क्या रही, या ऐसे कविताएं में मतलब कैसे? किताबों की, कविताओं की क्या प्रोसेस थी, और ये जो आउटकम आया है क्या? देखिए वो मतलब आपकी अंदर, आप बाद में जी, मैं आपको जी। मौका दूंगा, जरूर, खामोश रहेगा। अभी जरूर। जो किया है आपने सवाल, मैं उसका जवाब इन्हीं की कविता से दूंगा कि मैं एक एहसास, ये प्रोसेस का पहला पॉइंट, मैं एक एहसास, मैं एक ख्याल, मैं एहसास से पैदा एक ख्याल, मैं ख्याल से पैदा एक एहसास, और दोनों के बीच जीता मरता मैं।
वाह, यही प्रोसेस, क्या बात। इसके अलावा कोई भी प्रोसेस हो ही नहीं सकती किसी सच्ची शायरी, कोई नहीं हो सकती। क्योंकि दूसरी कविता इसके बाद है इश्तहार नाम से, कोई भी एहसास दिल की गिरफ्त से छूटकर रुख करता है चेहरे का, रोक देता है उसे वहीं फौरन, लोग आजकल हर एहसास को इश्तहार समझते हैं। क्या वाह वाह अब वाह। इश्तहार, एहसास को इश्तहार समझना, और मतलब इसके कितने आयाम हो सकते हैं। टेक्स्ट आपको कहाँ कहाँ ले जा रहा है आप देखिए, और लाउड नहीं है बिल्कुल शायरी, स्टेटमेंट की शायरी नहीं है ये स्टेटमेंट की शायरी नहीं है कि बाजारवाद जो मतलब थोड़े से कलेशे बन गए ना हमारे, बाजारवाद और उपभोक्तावाद और ये और वो नहीं है, वो नहीं है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, वो सब कुछ होगा चूंकि हमारे ज़माने में लिखी गई कविताएं तो अपने अहज से, अपने समय से तो आंखें चुरा नहीं सकती, लेकिन उसको जो पोइटिक टूल्स अपनाए हैं वो आर्ट की शर्तों के ऊपर लिखा गया है, पत्रकारिता की शर्तों पर नहीं लिखा गया है। वाह। आप कुछ जो आपकी पसंदीदा कविता, आपसे मेरा ख्याल है हम रिक्वेस्ट करेंगे कुछ कविताएं आप अपनी आवाज़ में भी। लेकिन उसके पहले एक सवाल है, एक कविता है फिर, उसमें ये किसी को इंतज़ार करवा रहे हैं, तो वो हम जानना चाहते हैं कि वो आप उसे पढ़े भी आप फिर को, ताकि वो सब तक पहुँचे। और 97 इसका उन्वान है फिर। जी। इंतज़ार करो कविता, अभी तुम्हें नहीं लिखूंगा, अभी चुप ही रहूंगा, बस चुप्पी को चखूंगा, भरे हुए कलम को लिए हाथ में खाली कागज को तकूंगा। इंतज़ार करो कविता, अभी तुम्हें नहीं लिखूंगा, बस सोच को शब्द बन जाने दो, एहसास को स्याही में उतर जाने दो, जल्दी ही मैं तुम्हें फिर से लिखूंगा। इंतजार करो कविता, अभी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तो अगर सवाल पे कि ये किसको आप इंतज़ार करवा रहे हैं, अब देखिए, और क्यों करवा रहे हैं? मैं किसी को इंतजार नहीं करवा रहा हूं, मैं ही इंतजार में हूं। वाह। हम सब लोग देखिए, रोमांटिसिज्म को मुझे लगता है कि रोमांटिसिज्म वो है जब हम एक किसी अच्छी, जब सब कुछ सही होगा उसका इंतजार करना, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, जब सब कुछ सही होगा ऐसी जगह का, ऐसे वक्त का इंतजार करना, उसी इंतजार में। आपकी जो पसंदीदा इसमें कविता है वो हम सब सुनना चाहते हैं। मेरी पसंदीदा तो मुझे पता नहीं, मतलब शायद वो अक्सर कई लोग कहते हैं, मैं भी यही कहूँगा कि शायद पसंदीदा अभी लिखा जाना बाकी है। हाँ, क्या बात है, वाह वाह। अभी तो खालिद साहब ने इतनी, मतलब मैं इतनी तारीफ़ की या इतनी इस तरह से मुझे मेरी कविताओं को बयान किया और उनके बारे में और उनके पीछे छुपी चीज़ों को इस तरह से उन्होंने पढ़ा और इस तरह से आप तक बोला, लेकिन मुझे ये सुन के बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मुझे कहीं मेरा दिल चाहता है कि ये जो कह रहे हैं उस पर यकीन करूं मैं, और साथ ही मेरा दिमाग कह रहा है कि मैंने यकीन कर लिया और अगर ये सच कह रहे हैं तो मेरे हाथ से ये छूट ना जाए। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर अनजाने में कोई चीज़ है, जो एक्टिंग में भी हम लोग कहते हैं ना कि यार प्रोसेस मत पूछो मुझसे, क्योंकि मेरे प्रोसेस को ऐसे डिकंस्ट्रक्ट कर दिया ना अगर, तो शायद मैं एक्टिंग करते हुए वो ख्याल रहेगा कि मैं कैसे करता हूँ। अच्छा। कुछ चीज़ों को मतलब एक बार सीखा एक्टिंग करना, जब भी जो भी अप्रोचेस या डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एक्टिंग है, एक का तो जिक्र सर ने किया भी, मेथड एक्टिंग या स्टानिस्लावस्की ने जो शुरू किया वो उसका, लेकिन उसके बाद उसको सेकंड नेचर की तरह बना के आप भूल जाना चाहते हैं ना, कि ताकि वो फोर फ्रंट पे ना रहे आपकी स्किल और वो चीज़, तो वो शायद उसका डर है। तो मैं मतलब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं शायद चाह के भी यकीन ना करूं कि जो आपने कहा है वो उसके पीछे शायद ये मेरा स्वार्थ हो। जी, आपको कुछ कविताएं रैंडमली भी आप पढ़ सकते हैं कि आपने, क्योंकि हर कविता अपने आप में बड़ी अनोखी है, तो आप वही होगा, आदमी एक ही कविता लिखता है जिंदगी भर,
क्या बात। हाँ, ये भी सर। ये एक सुना देता हूँ, और सर ने भी मार्क किया हुआ है उन्हीं की कॉपी से। प्रेम नहीं है मेरे भीतर, प्रेम नहीं है तेरे अंदर, हमारे दो शरीरों के बीच जो रिक्त स्थान रहता है, वाह वाह, प्रेम वहां रहता है। देखिए वाह वाह। देह में तो रहती हैं जरूरतें, देह में तो रहती हैं ज़रूरतें। प्रेम न तेरे बोलों में है, प्रेम न मेरे बोलों में है, हमारी बातों के बीच जो चुप्पी रहती है, प्रेम वहां रहता है, होठों में तो रहती हैं जरूरतें। अब तो आपको खुद यकीन आ जाना चाहिए कि जितनी बातें मैंने कही हैं। नहीं, मुझे अब मतलब देखिए वही आप जी, कह रहे हैं कि प्रेम देह में नहीं रहता, वहां तो चुप्पियां रहती हैं ना। क्या बात। ये किसी के साथ है जो मार्क किए हुए सर ने, तो फिर वो पढ़ता हूँ। चुप्पी बातों के बीच आ जाती असहज चुप्पियों में प्रेम प्रस्ताव रखता हूं मैं, तुम चुपचाप ही सहजता से उसे ठुकरा देती हो हमेशा। वाह वाह। तो आप चुनाव करें कविता पढ़ने का। बीच में मैं खालिद साहब, ये कविताएं भी क्योंकि ये एक अभिनेता ने रची हैं, तो क्या ये भी बड़ी साहिब हुनर हैं? ये एक एक कविता कोई अदाकारी कर रही है, ऐसा कुछ महसूस किया आपने या नहीं? ये कोई अदाकारी नहीं कर रही, ये शायरी है, और शायरी से अभिनय पैदा हुआ है, अभिनय से शायरी नहीं पैदा हुई। इसको थोड़ा और आप विस्तार करें इसका, ताकि देखिए ये जो कविताएं हैं ये इस बात की मेरा ख्याल है बिल्कुल तलबगार नहीं है कि ज्यादा विस्तार किया है। पोस्टमार्टम के खिलाफ बहुत अच्छा, लेकिन हम तो आपको सुनना चाहते हैं मुझे कि जो है वो मुर्दा आदमी के चेहरे में जितनी दिलचस्पी है, उसकी चीरफाड़ में इतनी दिलचस्पी नहीं है। कि मुर्दा आदमी का कभी चेहरा गौर से देखो तो क्या क्या कहता है आपसे, भेद भरा। तो बात यह है कि बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी फन पारे को हमको महसूस करना, उसको समझने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। असल में दुनिया में इतने अर्थ ढूंढ लिए गए हैं और इतनी अर्थ की बात हम करने लगते हैं, जो एक जाहिर है कि साइंस में और टेक्नोलॉजी में जो काज और इफेक्ट का जो रिश्ता होता है, उसका डिटर्मिनेशन जो है वो हम अपनी जो आध्यात्मिक ज़िंदगी है या जो आर्टिस्टिक लाइफ है उस पर नहीं इम्पोज कर सकते हैं। कार्य कारण का जो सिद्धांत है कि फ़ौरन के ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और ये जो कहा गया तो क्यों है, और ये बिंब क्यों है, और इसका क्या अर्थ है। अर्थ नहीं तो मारा है ना हमको, गलत अर्थ जो पूरी दुनिया को जो किया तबाह, वो शब्दों ने नहीं, शब्दों के गलत अर्थों ने किया है। क्या बात। आप देखिए मतलब क्या शब्द थे और क्या अर्थ निकाले गए, क्या सेंटेंस थे और क्या निकाले गए, बिना उसको उसके संदर्भ जो होता है उसमें उससे बाहर निकाल के और शब्दों के माने निकाले गए। तो ये तो ठीक है जो कि आपने मुझसे कहा ना, वो बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये जो कविताएं हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं है मेरा ख्याल है किसी के लिए भी। इसमें किसी बीच में बैठ के किसी भी आलोचक की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको समझाएगा। ये सीधा सीधा रीडर से अपना मतलब रिश्ता बना लेती हैं। पहली या दूसरी कविता से मालूम होगा कि ये आप तक पहुंच गई, और आप फिर बाद में अगर इसके माने जितना ढूंढेंगे तो कविता आपसे उतनी दूर होती आएगी। असल जो है वो गायब हो जाएगी कविता, और रह जाएगा उसका अर्थ जो आपके किसी भी काम का नहीं है। ये अर्थ नहीं तो वो अर्थ होगा, वो अर्थ नहीं होगा तो वो अर्थ होगा। आखिर अर्थ के पीछे क्यों है हम इतना? जो दुनिया हमने बनाई है, हम तो इस संसार को भी नहीं समझ सके। ये कोई मैथमेटिक्स थोड़ी है, मैथमेटिक्स के अंदर देखा जाता है कि भाई समझें, और उसमें भी नहीं है। उसमें भी क्या है, उसमें भी सिर्फ कॉन्सेप्ट है आपकी, सिर्फ कॉन्सेप्ट है आपकी। अगर मैं 2 और 2 4, तो ये क्या मतलब है 2 और 2 4? 2 है क्या? 2 तो कोई उसकी कोई ठोस अस्तित्व 2 की है नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि इस तरह से इतनी नाजुक चीज़ है ये, नाजुक जैसे शायरी होती है, नाजुक कविताएं हैं ये प्रेम की कविताएं हैं। प्रेम बड़ी नाजुक चीज़ होता है साहब। तो मतलब कभी कभी तो देखने से ही जो है, ज़्यादा गौर से अगर देख लिया जाए तो वह फूल मुरझा जाता है। ये तो ऐसा फूल है ना कि छुई हुई तो छूने से मुरझाता है, लेकिन ये जो है मोहब्बत का जो फूल होता है, ये ज़्यादा गौर से देखने से ही मुरझा जाता है। तो इसमें तो बा मुलायजा होशियार,
तो वो आपको रहना पड़ेगा। तो इसका क्रक्स ये है कि जिसको समझना है और महसूस करना है, चांद पे चाय को आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ें, खरीदें, पढ़ें, और खरीदें और पढ़ें। ये भी सहायता करें। जी जी बिल्कुल। तो अब हम चाहते हैं कि आप पढ़ें, आप रैंडमली भी कुछ पढ़ देंगे, सब बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है सबको। ये एक प्यार क्या है, प्रेम पे ही है ज़्यादातर, तो मैं वही सुनाता हूँ। गुल्लक। सिक्का सिक्का जमा करते जाना होता है दस्तूर, आहा, प्यार एक मिट्टी की गुल्लक। यूं तो एक पैसा भी चुराना मुश्किल है इसमें से, और वैसे एक पल में तोड़ दो इसे। गुल्लक बड़ी नाजुक होती है, मजबूत होता है न तोड़ने का इरादा, महफूज रखता है जो कच्ची गुल्लक को। एक है परिक्रमा। प्रेम एक सीधी रेखा में साथ चलने का नाम है। अगर तुम किसी की परिक्रमा कर रहे हो या कोई तुम्हारी परिक्रमा में लगा है, तो ये प्रेम नहीं, अंधविश्वास है। वाह वाह वाह, कमाल। बहुत अच्छा। ये एक है, सब जानते हैं, इसका नाम है गुमशुदा। सब जानते हैं खोई हुई चीज वहां कभी नहीं मिलती जहां पहले रखी थी। सब जानते हैं खोई हुई चीज वहां कभी नहीं मिलती जहां पहले रखी थी, फिर भी कोई बार बार अपनी खुशियां ढूंढने तुझी तक चला आता हो, कोई दीवाना ही होगा वो। क्या बात, वाह 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 वाह। क्या निशब्द। नन्हे नाजुक कच्चे शब्द, मीठे प्यारे सच्चे शब्द, घंटी घुंघरू गूंजे शब्द, फूल बेल और बूटे शब्द, जिब्रिश जैसे टूटे शब्द, हिज्जे बिखरे छूटे शब्द, तेरी पटर पटर में हो गई मेरी कविता आज निशब्द। आहा आहा, मेरी कविता हो गई निशब्द। फिर तो चांद पे चाय के लिए ये क्यों टाइटल किताब का बना, वो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी कि जब हम मिलना बंद कर देंगे, जब हम मिलना बंद कर देंगे, तब हम कविताओं में मिलेंगे। आओ चांद पे चाय। वाह वाह वाह। जी, फिर ज्यादा पढ़नी तो आप खरीदेंगे नहीं तो इसलिए यही रुक जाता हूँ। जावेद साहब, आपने कहा था कि रंगों का जो अस्तित्व है वो इधर लफ्ज़ों में आता है, तो यहाँ पे क्या राब्ता है कि अभिनय और कविता को हम कैसे देख सकते हैं और अच्छे से? ये तो बात हम करेंगे नहीं, लेकिन रंगों की बात जो भी फनून लतीफ़ा में तो सारी जो पेंटर के लिए जो रंग है वो एक शायर के लिए और लेखक के लिए शब्द दोनों बोलते हैं, दोनों खामोश रहते हैं। और खामोशियों में जाहिर है मुझे शोक रंग पसंद नहीं है, बहुत तेज़ रंग मुझे मतलब पसंद नहीं है, तो मुझे मतलब शोर वाला म्यूज़िक भी पसंद नहीं है और शोर वाले रंग भी पसंद नहीं है। तो वो अल्फाज जिनमें बहुत शोर होता है, मुझे वो अल्फाज भी पसंद नहीं है, क्योंकि अल्फाज से ही शोर भी पैदा होता है। तो इन कविताओं में शोर नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। वो ये लाउड कविताएं नहीं है, ये अपने प्यार का कहीं से कहीं तक उसका प्रोपेगेंडा करने के लिए ये लाउड नहीं है, ये इतनी मध्यम लौकी ओके मध्यम है। ये कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि सरगोशियों की तरह इनको मतलब हमें पढ़ना चाहिए, जैसे हमारे कान में कोई चुपके से सरगोशी करता है। इसीलिए मैंने रहस्य की बात की थी बहुत पहले कि ये वैसी बात नहीं है कि जिसको आप कोई जानने वाली बात हो, बल्कि सरगोशी कभी आती है सामने, कभी नहीं आती है। तो मध्यम सरगोशियों की तरह है, तो जिस तरह वहाँ रंग है, तेज रंग नहीं है, यहाँ पे शब्द है, और जो शब्द है उनका डेसिबल पॉइंट जो है वो हमारी आत्मा में जाके कहीं जो है वो शोर या झंकार पैदा करता हो कान में। क्या बात।
क्या बात है, हमारे पास अब 5-6 मिनट बाकी हैं, लेकिन मेरी मेरी एक गुजारिश थी कि एक कविता ये गुजारिश नहीं तो आप मेरे पर बड़ा मेहरबानी करेंगे, मैं क्या हूँ पढ़ता रहूँ। क्योंकि बहुत सारे मार्क आपने इसमें लगाए हुए थे। अब तो सब मुझे पसंद आई सारी और सभी आई हैं, लेकिन कुछ कि हम तो आशिक हैं प्यार के, जोड़े तो अखबार में छपे, मैट्रिमोनियल्स भी बना देते हैं, जोड़े तो अखबार में छपे, मैट्रिमोनियल्स भी बना देते हैं, हम तो घर का खाने का शौक रखते हैं। मकान तो हर गली नुक्कड़ पर, मकान तो हर गली नुक्कड़ पर प्रॉपर्टी के दलाल भी बेच रहे हैं। हमसे जब भी बात करो नजर मिलाकर दिल से करना, अभी किसी मंच पर हम खुद एक्टिंग करके आ रहे हैं। आपके पास कोई कविता पढ़ने की जरूरत है। डॉक्टर सुबैब साहब, अगर भरत साहब आगे हैं तो हम इजला करते हैं, और आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और आपके मुंतज़िर किताब का इजरा भी होना है, मैं खास कर जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब भी स्टेज ज्वाइन कर रहे हैं। किताब का इजरा चांस पे चाहे किताब और अगर हो तो अभी जब ये भाड़ा है तो मैं पहले पेज पे पहले पेज पे लिखा है कि मेरी कविताएं मत फाड़ना। मेरी कविताएं मत फाड़ना, ये दस्तावेज है इतिहास का, इन्हीं से तो जानेंगे आने वाले लोग तेरी जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।